सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है। द स्टेप नंबर 1 इज़ चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड्स। तो जो भी अमीनो एसिड्स हैं उनकी चार्जिंग होती है सबसे पहले। तो अमीनो एसिड के साथ में हम क्या लगा देते हैं, AMP लगा देते हैं। जब अमीनो एसिड के साथ में AMP लग जाता है तो उसको हम चार्ज अमीनो एसिड बोलते हैं। अब ये जो चार्ज अमीनो एसिड है इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, लोडिंग करेंगे कहाँ पे, ट्रांसफ़र RNA के ऊपर, tRNA के ऊपर इसको लगाया जाएगा। अब ये काम कौन करता है, जब मैंने आपको ट्रांसफ़र RNA का स्ट्रक्चर बताया था तो वहाँ पे आपने देखा था कि जो एक्सेप्टर आर्म होती है वहाँ पे CCA सीक्वेंस होती है, राइट। सो यहाँ पर ये जो A है दैट इज़ द एडेनिन है, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, हमारा अमीनो एसिड को लोड किया जाएगा। तो ये जो हमारा अमीनो एसिड था इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, tRNA के ऊपर लोड किया जाएगा। एंड ये काम कौन करता है, tRNA सिंथेटेजेस। सो देर आर 20 डिफरेंट काइंड ऑफ tRNA सिंथेटेजेस जो कि प्रेजेंट है, जो कि 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स को जो है लोड करते हैं। तो हर एक अमीनो एसिड के लिए वी हैव अ डिफरेंट tRNA सिंथेटेजेस। अगर हम इस tRNA के बारे में बात करें तो tRNA सिंथेटेजेस जो ये एंजाइम है जो कि अमीनो एसिड को लोड करा रहा है, जो अमीनो एसिड को सर पे बिठा रहा है tRNA के, तो वो जो एंजाइम है वो दो तरीके का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। जो टाइप 1 होता है वो क्या करता है कि अमीनो एसिड को कहाँ पे अटैच कराएगा, एडेनिन के 2' OH पे। तो यहाँ पे ये जो एडेनिन है, ये जो एडेनिन मैंने आपको बताया, इसके स्ट्रक्चर में जो 2' OH है उस पोजीशन पे अगर अमीनो एसिड को अटैच कराएगा तो वो टाइप 1 कैटेगरी में आएगा। और ये मोस्टली मोनोमेरिक होते हैं, यानी कि एक ही सब यूनिट के बने हुए होते हैं। टाइप 2 जो सिंथेटेजेस होते हैं वो अटैच करेंगे अमीनो एसिड को टू द 3' OH ऑफ द एडेनिन। तो एडेनिन की जो 3' OH साइट है वहाँ पे ये अमीनो एसिड को ऐड करेंगे, और ये मोस्टली डायमेरिक होते हैं या फिर मल्टीमेरिक होते हैं। देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, tRNA सिंथेटेजेस एंजाइम होते हैं। ये क्या करते हैं, जो आपका स्पेसिफिक जो tRNA होगा उसके स्पेसिफिक जो अमीनो एसिड होगा उसको लोड करा देंगे उस tRNA के ऊपर, कहाँ पे, एडेनिन रेजिड्यू पे। सो जो फर्स्ट अमीनो एसिड टू बी इनकॉर्पोरेटेड दैट इज़ द फॉर्माइल मिथ्योनिन। तो जो मिथ्योनिन है उसको फॉर्माइल ग्रुप हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये काम कौन करता है, ट्रांसफर माइलेज। तो ट्रांसफर माइलेज इज़ द एंजाइम जो कि मिथ्योनिन के ऊपर फॉर्माइल ग्रुप का ट्रांसफ़र करता है। अब हम चलते हैं, हमारा जो प्रोसेस है वो फर्दर किस तरीके से प्रोसीड हो रहा है। तो सबसे पहले जो आपका प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम होता है उसकी जो स्मॉलर सब यूनिट होती है, यानी कि जो 30S सब यूनिट है, उसके पास में क्या होता है, 16S rRNA सीक्वेंस होता है। ये कहाँ पे होता है, जो छोटी सब यूनिट है 30S जो सब यूनिट होती है उसमें 16S rRNA सीक्वेंस होता है। जो आपका mRNA है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द mRNA, राइट। ये जो mRNA होता है इसके पास में क्या है, एक सीक्वेंस होती है दैट इज़ द शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस, SD सीक्वेंस, शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस। यूकैरियोट्स में कोज़ैक सीक्वेंस होती है, यहाँ पे क्या है, शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस है। AGGU, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि पहले क्या आ रहा है, A आ रहा है, फिर 2 बारी क्या आ रहा है, G आ रहा है, फिर एक बारी A, फिर 2 बारी G। तो A, फिर 2 बारी G, फिर एडेनिन, फिर 2 बारी ग्वेनिन और फिर यूरेसिल। तो ये हमारे पास क्या है, शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस है। एंड इधर हमारे पास क्या है, दिस इज़ योर स्टार्ट कोडोन। AUG क्या है, हमारा स्टार्ट कोडोन है। तो जो 30S सब यूनिट में जो 16S rRNA है राइबोसोम के अंदर, वो क्या करता है, इस शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। वो क्या करेगा, इस शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा। तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या है, यही है कि रिकॉग्निशन होता है। इसके बाद देखो क्या होता है, ये हमारे पास 30S सब यूनिट है राइबोसोम की, इसमें 3 साइट्स हैं, E, P और A साइट्स। E, P और A साइट्स। जो यहाँ पर E साइट होती है
वो कौन ब्लॉक करके रखता है, उसके ऊपर आप देख रहे हो इनिशिएशन फैक्टर 3 बैठा हुआ है। जो ए साइट है वहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर 1 बैठा हुआ है। सो इनिशिएशन फैक्टर 3 यहाँ पे उसने ई साइट को ब्लॉक कर रखा है ताकि लार्जर सब यूनिट आकर के बाइंड ना हो जाए, और इनिशिएशन फैक्टर 1 ने ए साइट को ब्लॉक करा हुआ है। क्योंकि आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि ये जो हमारा ट्रांसफ़र आरएनए है, इनिशिएशन फैक्टर 2 जो है ट्रांसफ़र आरएनए को, टीआरएनए को कौन सी साइट पे लेके आता है, पी साइट पे लेके आता है। तो इनिशिएशन फैक्टर 1 इसीलिए ए साइट पे बैठा है, कभी ये इधर ना आके बैठ जाए, कभी जो इनिशिएशन फैक्टर 2 है वो गलती से जो टीआरएनए है हमारा उसको ए साइट पे ना ले आए, तो इसीलिए इस साइट को ब्लॉक कर दिया जाता है, राइट। सो आपको ये चीज़ अब, और ये बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। देखो EPA ऐसे हमने लिखा, तो इसकी उल्टी काउंटिंग लिख दो 3, 2, 1, तो इनिशिएशन फैक्टर 3, 2, 1 इस तरीके से इन साइट्स पर आएंगे। ऑल राइट, सो इनिशिएशन फैक्टर 2 जो होता है वो टीआरएनए को लेकर के आएगा। देखो यहाँ पे टीआरएनए जो है मैंने इस तरीके से बनाया है, L शेप का बनाया है, क्योंकि जो आपका टीआरएनए होता है, जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था, क्लीवर लोव स्ट्रक्चर बनाया था, वो जो है फंक्शनल नहीं होता है। जो L शेप का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो फंक्शनल होता है। जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ाया था तो तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। तो यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर 2 जो है जिसके पास में GTP होती है वो इसको लेकर के आता है टीआरएनए को, जिसके ऊपर फॉर्माइल मिथ्योनिन है। पहला जो इनकॉर्पोरेट होगा वो तो फॉर्माइल मिथ्योनिन वाला ही है। तो पहला जो है हमारा टीआरएनए आ चुका है पी साइट पे। कौन लेके आया है? इनिशिएशन फैक्टर 2 लेके आया है। अब क्या होता है, अब जो इनिशिएटर टीआरएनए है वो रिकॉग्नाइज करेगा स्टार्ट कोडोन को। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा mRNA है, ये जो हमारा mRNA है इसके ऊपर स्टार्ट कोडोन है, इसके ऊपर स्टार्ट कोडोन है। तो ये जो टीआरएनए होता है इसके पास एंटी कोडोन होता है। नीचे वाला जो इसका लूप होता है उसमें क्या होता है? एंटी कोडोन होता है। तो ये एंटी कोडोन जो है रिकॉग्नाइज करेगा जो हमारा स्टार्ट कोडोन है mRNA पे उसको, और यहाँ पे उसके बाद में क्या होगा, कन्फर्मेशन चेंज होगा राइबोसोम के अंदर, और इनिशिएशन फैक्टर 3 जो है यहाँ से लीव कर जाएगा। जब आपका इनिशिएशन फैक्टर 3 यहाँ से भाग जाएगा तो इनिशिएशन फैक्टर 3 ने क्या करा हुआ था, इसलिए बैठा हुआ था कि लार्जर सब यूनिट ना आ जाए। तो जब ये चला जाएगा तो आपकी जो लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम की वो आ जाएगी। सो आप नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं कि हमारी जो लार्जेस्ट सब यूनिट है दैट इज़ द 50S वो यहाँ पर आ चुकी है। इनिशिएशन फैक्टर 2 जो है उसकी हाइड्रोलिसिस हो चुकी है, वो GDP में कन्वर्ट हो चुका है। इनिशिएशन फैक्टर 1 भी जो है वो चला जाता है। जब इनिशिएशन फैक्टर 1 चला गया तो आपकी ए साइड जो है वो अब क्या हो चुकी है? एम्प्टी हो चुकी है। और ई साइड भी जो है, क्योंकि इनिशिएशन फैक्टर 3 जो यहाँ पे बैठा था अब वो यहाँ से चला गया, तो इसीलिए जो बड़ी वाली सब यूनिट है वो हमारे पास आ चुकी है। सो एट द एंड ऑफ द इनिशिएशन आपकी जो ए साइट होती है और ई साइट होती है वो वेकेंट होती है, वो खाली होती है। और पी साइट पे कौन बैठा हुआ है? टीआरएनए, जिसके ऊपर फॉर्माइल मिथ्योनिन है। अब चलते हैं हम एलोंगेशन के प्रोसेस पर। एलोंगेशन के प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहला जो हमारा काम है दैट इज़ आपको समझना होगा कि जो हमारे इलोंगेशन फैक्टर्स हैं, इलोंगेशन फैक्टर्स क्या है यहाँ पर? EFTU, यानी कि इलोंगेशन फैक्टर TU, इलोंगेशन फैक्टर TS। तो यहाँ पे इलोंगेशन फैक्टर TU है और इलोंगेशन फैक्टर TS है। अब ये जो TU होता है, इलोंगेशन फैक्टर TU होता है, ये आपका टीआरएनए है जिसके ऊपर कोई और अमीनो एसिड है। अब क्योंकि ए साइट वेकेंट थी ना, अब यहाँ पे नया टीआरएनए जिसके ऊपर नया अमीनो एसिड लगा हुआ है उसको कौन लेकर के आता है? उसको कौन लेकर के आता है? इलोंगेशन फैक्टर TU लेके आता है। क्योंकि किसकी हेल्प से? GTP की हेल्प से। जब ये इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा तो इसकी क्या हो जाएगी? एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, GTP से GDP में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। सो जब इसकी एनर्जी ख़त्म हो गई तो ये यार बड़ा परेशान हो जाता है, अपने दोस्त के पास जाता है, यार मेरी तो एनर्जी ख़त्म हो गई, अब मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया यार, मेरे तो सारे पैसे ख़त्म हो गए। तो फिर वो क्या करता है, जो EFTS है वो कहता है चल तू मेरी ले ले, मैं तेरे को चार्ज कर देता हूँ, ठीक है। तो उसको जो है वो अपने पैसे दे देता है। तो अब अगेन जो है
EFTU के पास में GDP की जगह में क्या आ जाता है, GTP आ जाती है। क्यों? क्योंकि EFTS ने उसकी हेल्प करी, EFTS ने उसको क्या कर दिया, अपनी दे दी। जब इसकी GTP फॉर्म में ये आ गया तो ये और नए tRNA को पकड़ करके ला सकता है। सो इलॉन्गेशन में हमारे पास बेसिक 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है एस्कॉर्टिंग। एस्कॉर्टिंग का मतलब होता है कि जो tRNA है वो A साइट पर आएगा। जो नया tRNA है, जैसे ये आपकी 3 साइट्स थी, ये हमारे पास 3 साइट्स थी EPA, तो जो आपका tRNA है कौन लेके आया था, फैक्टर TU जो था वो tRNA को A साइट पर पहुंचाएगा। नए tRNA को कहाँ पहुंचाएगा, A साइट पे पहुंचाएगा। तो अमीनो एसाइल ट्रांसफर RNA को A साइट पे पहुंचाना बाय द TU इज द स्टेप कॉल्ड द एस्कॉर्टिंग। द सेकेंड स्टेप विल बी द पेप्टाइड बॉन्ड ट्रांसफर, जो कि हम बोलते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन, जो कि 23S rRNA करेगा। अभी मैं बताऊंगी कैसे करेगा। और जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है कि mRNA जो होता है वो एक कोडोन से शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हमें बात करनी है अब जो हमारे पास में इलॉन्गेशन फैक्टर्स आते हैं वो 3 फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज़ द TU, यानी कि इलॉन्गेशन फैक्टर TU। इसके पास में क्या होती है, GTPase एक्टिविटी होती है, GTPase एक्टिविटी होती है। फिर आपका आता है TS जो फैक्टर है वो TU की हेल्प कराता है, अभी जैसे मैंने आपको समझाया था। और ट्रांसलोकेशन कौन कराएगा, ये कराएगा इलॉन्गेशन फैक्टर G। सो यहाँ पे देखो आपके A साइट पे नया ट्रांसफ़र RNA tRNA आ चुका है, जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, सीरीन लगा हुआ है। अब ये जो P साइट पे जो tRNA था जिसके सर के ऊपर फॉर्माइल मिथ्योनिन लगा हुआ था, इस अमीनो एसिड का ट्रांसफ़र हो जाता है टू द A साइट। मतलब जो ये सीरीन है ना, सीरीन वाला जो ट्रांसफ़र RNA है उसके ऊपर क्या लग जाएगा, हमारा फॉर्माइल मिथ्योनिन लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में। और जो P साइट पे tRNA था वो अब उसके सर की टोपी जो है उड़ चुकी है। सो अब वो क्या हो चुका है, P साइट पे जो tRNA था उसके ऊपर कोई अमीनो एसिड नहीं है, और जो A साइट पे था उसके ऊपर दोनों अमीनो एसिड आ गए हैं। तो ये क्या हो गया, अमीनो एसिड का ट्रांसफ़र हो गया है। और ये कौन कराता है, जो आपकी ये लार्जर सब यूनिट है, ये जो हमारी लार्जर सब यूनिट है इसके पास में 23S rRNA होता है, जिसके पास में यहाँ पे आप समझ लो यहाँ पे क्या है, 23S rRNA होता है। बिग वाली जो हमारी सब यूनिट है उसके पास में, जिसके पास पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है। तो ये जो अमीनो एसिड है उसका ट्रांसफ़र कर देता है फ्रॉम द P साइट टू द A साइट। P साइट से A साइट पे ट्रांसफ़र हो चुका है। अब उसके बाद क्या होता है कि कोडोन की शिफ्टिंग होती है फ्रॉम A साइट टू द P साइट डन बाय द ट्रांसलोकेज यूजिंग द GTP। अब ये जो हमारे पास में सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि जो फैक्टर TU होता है, जो फैक्टर TU होता है एलोंगेशन फैक्टर TU, जिसके पास में GTP लगी हुई है, वो किसको लेकर के आता है, एक नए अमीनो एसिड को लेकर के आता है। तो वो tRNA, एक नया tRNA जिसके ऊपर सीरीन लगा हुआ है, एक नया अमीनो एसिड लगा हुआ है, उसको लेकर के आता है कौन सी साइट पे, A साइट पर। तो इस पहले स्टेप को हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्कॉर्टिंग बोलते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे ये देखो, ये जो हमारा फैक्टर था वो चला गया, जो TU फैक्टर था वो चला गया। अब क्या होगा, ये P साइट है, ये A साइट है, आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, एक कोडोन की हमारे पास में शिफ्टिंग होने वाली है। पहले देखो यहाँ पे देखो, सेकेंड स्टेप जो मैंने आपको बताया था दैट वाज द ट्रांसफ़र ऑफ द अमीनो एसिड फ्रॉम P साइट टू द A साइट। ये देखो फॉर्माइल मिथ्योनिन जो है ये ट्रांसफ़र हो गया है। यहाँ पे देखो फॉर्माइल मिथ्योनिन जो है वो ट्रांसफ़र हो गया है, कौन सी साइट पर, A साइट पर ट्रांसफ़र हो गया है। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर A साइट पर ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद में आता है ट्रांसलोकेशन। ये देखो ये आ गया है G फैक्टर, ये ब्लू वाला आप जो देख रहे हो दिस इज़ द ट्रांसलोकेशन फैक्टर, जो कि हमारा G फैक्टर ये आएगा। एंड इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये देखो ध्यान से देखना कि ये एक कोडोन जो है हमारा राइबोसोम शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही एक कोडोन शिफ्ट हुआ तो जो आपकी A साइट पे चीज़ें थी वो P पे आ जाएंगी, जो P पे थी वो E पे आ जाएंगी। तो सब ने एक एक कदम क्या ले लिया है, पीछे ले लिया है, ताकि A साइट जो है हमारी खाली हो जाए, सो दैट एक नया ट्रांसफ़र RNA वहाँ पर आकर के
बाइंड हो सके। सो ध्यान से देखो, मैं फिर से बैक करके आपको दिखाती हूँ। पहले हमारे पास ये सिचुएशन थी कि ए साइड पे हमारे पास में जो टीआरएनए था उसके ऊपर 2 अमीनो एसिड बैठे हुए हैं, और जो पी साइड था उस पे ये जो टीआरएनए था वो खाली है। तो अब ये एक एक कदम पीछे आ जाएंगे, एक एक कदम हमारे पास पीछे आ जाएंगे। ये देखो, एक कोडोन शिफ्ट हुआ जैसे ही, तो ए साइट आपकी वेकेंट हो गई। जैसे ही ये वेकेंट हो गई, इसके बाद में क्या होगा कि जो आपका ई साइट मतलब एग्जिट साइट, तो एग्जिट साइट है, तो ये जो हमारे पास में ई साइट पर बैठा हुआ था जो टीआरएनए, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। अब जो आपकी ए साइट है वो खाली हो चुकी है, तो ए साइट पर एक नया टीआरएनए आकर के बाइंड हो जाएगा, और फिर वापस से जो हमारे पास में 23 SrRNA है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी की वजह से वो जो पी साइट पे अमीनो एसिड्स थे 2, उसको फिर से ए साइट पे जो अमीनो एसिड है उसके ऊपर लगा देगी पेप्टाइड। सो यहाँ पे देखो आपका क्या हो गया है, पी साइट से ए साइट पर अमीनो एसिड का ट्रांसफ़र हो रहा है ड्यू टू द पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, और राइबोसोम एक कोडोन शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही एक कोडोन शिफ्ट हुआ तो ए साइट आपकी क्या हो जाती है, वेकेंट हो जाती है। जैसे ही ए साइट वेकेंट हुई तो नए जो टीआरएनए है वो वहाँ पर आकर के बाइंड हो सकते हैं। नए जो टीआरएनए है और जो ई साइट पे टीआरएनए था वो क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ई साइट, ई से एग्जिट ऐसे याद रखना, पी मतलब पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, और ए साइट पे देखो नया टीआरएनए आ चुका है। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा, नए टीआरएनए आते रहेंगे एंड आपकी पेप्टाइड चेन बनती रहेगी। नए टीआरएनए आते रहेंगे, पेप्टाइड चेन बनती रहेगी, जब तक कि ये स्टॉप कोडोन तक नहीं पहुँच जाता। जब तक ये स्टॉप कोडोन तक नहीं पहुँच जाता तब तक ये आगे चलता रहेगा। तो इलॉन्गेशन स्टेप क्लियर। अब बात आती है टर्मिनेशन वाले स्टेप की। टर्मिनेशन में क्या होगा, आपके पास में यहाँ पर रिलीज फैक्टर्स होते हैं क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 1 में आते हैं रिलीज फैक्टर 1 और रिलीज फैक्टर 2। रिलीज फैक्टर 1 जो है वो किसको आइडेंटिफाई कर सकता है, UAG को, UAA को, जो कि स्टॉप कोडोन है, और रिलीज फैक्टर 2 जो है वो UGA को और UAA को रिकॉग्नाइज कर सकता है। एंड ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, इनके पास में GGQ मोटिव होती है, कंजर्व्ड मोटिव होती है GGQ। जो क्लास 2 वाले हैं यहाँ पे क्या आएगा, रिलीज फैक्टर 3 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, रिलीज फैक्टर तक कि राइबोसोम वन ऑफ द स्टॉप कोडोन जैसे कि UAG, UAA एंड UGA तक नहीं पहुँच जाता। जब तक मान लो स्टॉप कोडोन आ गया, तो जब तक स्टॉप कोडोन नहीं आता तब तक आपकी इलॉन्गेशन का प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे ही स्टॉप कोडोन आया, देखो यहाँ पर देखो UAG जो कि हमारा स्टॉप कोडोन है, जैसे ही स्टॉप कोडोन आ गया तो आपकी जो ए साइट है वो वेकेंट है, क्योंकि यहाँ एंटी कोडोन नहीं होगा। इसका UAG का एंटी कोडोन नहीं होगा, किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा ये। सो कोई भी जो नॉर्मल टीआरएनए है उसके पास ऐसा एंटी कोडोन होगा ही नहीं जो कि स्टॉप कोडोन के कॉम्प्लीमेंट करता हो, तो कोई भी नया टीआरएनए तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास में ए साइट पर कौन आकर के बाइंड हो जाता है, रिलीज फैक्टर जो है ए साइट पर आकर के बाइंड हो जाता है। एंड उसके बाद में क्या होगा कि उसके बाद में क्या होता है, जब हमारा रिलीज फैक्टर बाइंड हो गया तो फिर जो है हमारी जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी है वो ट्रिगर हो जाती है एंड वो पॉलीपेप्टाइड चेन को क्लीव कर देती है फ्रॉम द टीआरएनए। तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो क्लीव हो चुकी है एंड उसके बाद में क्या होता है कि सब कुछ डिसोसिएट हो जाता है। जो टीआरएनए है दैट इज़ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पी साइट ऑफ द राइबोसोम। जो रिलीज फैक्टर है 70S सब यूनिट है वो डिसएंगेज हो जाएंगे फ्रॉम द mRNA एंड सेपरेशन हो जाएगा। और जो हमारी सब यूनिट्स है रिलीज फैक्टर 1 और 2 आइडेंटिफाई करेंगे स्टॉप कोडोन को। उसके बाद में क्या होता है कि एज अ रिजल्ट जो 23S rRNA है वो एक्टिवेट हो जाता है और जो पेप्टाइड चेन थी उसको क्लीव कर देता है, उसको कट कर देता है। उसके बाद में जो रिलीज फैक्टर 3 है वो बाइंड करता है रिलीज फैक्टर 1 और 2 से, जिसकी वजह से उनमें क्या हो जाता है, जो हमारे पास में कन्फर्मेशन चेंज हो जाता है एंड यहाँ से जो रिलीज फैक्टर 1 है एंड 2 है वो भी क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। आफ्टर द रिलीज ऑफ दीज 2 फैक्टर्स, जो ये हमारे पास में फैक्टर था उसकी भी क्या हो जाती है, हाइड्रोलिसिस हो जाती है और ये भी जो है वो चला जाता है।
अब क्या होता है, जैसे ये फैक्टर्स चले जाते हैं तो यहाँ पर ए साइड जो है वो वेकेंट है, तो इस ए साइड पर कौन आ जाता है, इस ए साइड पर आ जाता है RRF यानी कि राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर जो है यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद में जो हमारे पास में इलोंगेशन फैक्टर G था वो क्या करता है, ट्रांसलोकेशन कराता है, ट्रांसलोकेशन कराता है। अब जब ट्रांसलोकेशन होगा तो ये जो हमारा RRF था पहले वो कहाँ पे था, ए साइट पर आया था, लेकिन अब वो ट्रांसलोकेशन की वजह से अब वो पी साइट पर पहुँच जाएगा। तो RRF जो है वो आपका कहाँ पे हो जाएगा, पी साइट पर पहुँच जाएगा। एंड उसके बाद में जो आपका राइबोसोम है वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। राइबोसोम जो होगा वो डिसोसिएट हो जाएगा, उसकी सारी सब यूनिट्स जो है वो अलग अलग हो जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।